करते थे और उसके अलावा दूध का व्यवसाय भी करते थे छोटा-मोटा। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के थे, मध्यम क्लास के परिवार के थे, कोई ख़ास अर्निंग नहीं थी और उसके बाद पिताजी भी हमारे जो है कोई एजुकेशन उनके पास नहीं था। हमारी माताजी भी हैं, वो साधारण सी गृहिणी हैं। आज हालाँकि पिताजी हमारे नहीं हैं, लेकिन हमारी माताजी हैं। हम 5 भाई, 3 बहनों का पूरा परिवार था। हमसे हमारे 2 बड़े भाई मुझसे बड़े थे और क्या कहते हैं, एक बहन बड़ी थी, बाकी मेरे और भाई और बहन मुझसे छोटे हैं। दोस्तों, हमारे जो सबसे बड़े वाले भाई साहब थे, उन्होंने भी कोई एजुकेशन नहीं लिया था, उन्होंने भी कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं किया था, क्योंकि परिवार में पढ़ाई-लिखाई का कोई महत्व लोग समझते नहीं थे। सिर्फ़ जो है लेकिन उसी कड़ी में पहले क्या होता था, जब कहीं पे निमंत्रण होता था, तो लोग लोग चिट्ठी लिखते थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजते थे। उसके बाद कहीं से चिट्ठी आती थी, तो उसको पढ़ना पड़ता था। हमारे पिताजी ने क्या किया, हम दोनों भाई के लिए मतलब एक हम और एक मुझसे बड़े हैं, इफ़को जैसी संस्था में आज वो सीनियर मैनेजर हैं। हमारे पिताजी ये कहे चलो तुम लोगों को मैं इतना पढ़ा देता हूँ कि जिससे चिट्ठी कहीं भेजना हो तो चिट्ठी लिखो, अगर चिट्ठी कहीं से आए तो चिट्ठी पढ़ सकते हो। सिर्फ़ इस वजह से उन्होंने हम लोगों को पढ़ाना शुरू किया। हम दोनों भाई हालाँकि हमारे भैया जो इफ़को में सीनियर मैनेजर हैं, वो 5 साल मुझसे बड़े हैं। वो विद्यालय जाने लगे, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, अपने क्लास में नंबर 1 आने लगे। उनका बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा पढ़ाई में। कक्षा 8 पास करने के बाद हमारे पिताजी ने कहा कि अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्या करोगे काम भर का पढ़ लिए हो। लेकिन ये है कि हमारे भैया का चूँकि मन बहुत लगता था पढ़ाई में, तो हमारे उन्होंने माताजी से कहा कहे अम्मा ऐसा है कि मुझे और पढ़ने दीजिए, स्कॉलरशिप मिलती है, फीस माफ़ रहती है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। हमारी माताजी ने सिफ़ारिश किया, हमारे भैया भी पढ़ने लगे। उसके बाद हाई स्कूल में उन्होंने सेंटर टॉप किया। मैं 5 साल पीछे उनसे रहता था, हर उसी विद्यालय में जहाँ-जहाँ वो जाते थे, तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर ये होता था कि आपके बड़ा भाई पढ़ने में इतना अच्छा है, तो आपको भी उनसे कम नहीं होना चाहिए। हालाँकि मैं हमेशा जो है मीडियम क्लास का स्टूडेंट रहा, मैंने कभी फर्स्ट क्लास नहीं, ऑल राउंड मैंने सेकंड क्लास ही पास किया। उसके बाद जो है भैया हमारी इंजीनियरिंग किए, इंजीनियरिंग करने के बाद इफ़को जैसी संस्था में उनकी नौकरी लग गई। मैं भी इंजीनियर ही बनना चाहता था, लेकिन दोस्तों मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। हमारे भैया ने एक चीज़ कहा कोई बात नहीं है, हो सकता है ईश्वर को कुछ और मंज़ूर हो। तुम ऐसा करो, तुम ग्रेजुएशन कर लो, सिविल की तैयारी करना, हो सकता है तुम्हारी जो है सिविल में कहीं हो जाए। दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1989 में और जैसे ही ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, हमारे पिताजी कहे ऐसा है कि अब मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। अच्छा हमारे भैया भी उस समय ट्रेनिंग में थे, 7 साढ़े 700 रुपए उनको मिलते थे, इसलिए वो भी हमारा खर्च नहीं उठा सकते थे। जब नहीं उठा सकते थे, पिताजी ने हमसे मना किया। हमने कहा कि ये तो बड़ी खराब स्थिति है। कहे अगर तुमको पढ़ना है, तो अपने बलबूते पढ़ो या कोचिंग करके पढ़ सकते हो, ट्यूशन करके, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। उसी समय 1989 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद रोडवेज में वांट निकली कंडक्टर की। और हमारे जो रूम पार्टनर थे ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा जी, जो अकबरपुर फैजाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे कहा शीतला आप फॉर्म भर दो, कंडक्टर की वांट आई है। तो हमने कहा आप क्यों नहीं भर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरी एज ज़्यादा है इसलिए मैं उसको नहीं भरूँगा, आप भर दो। हमने कहा कि चलिए ठीक है। गया मैं फॉर्म लाया, फॉर्म तो दोस्तों ₹3 का था। लेकिन जब फॉर्म को खोला गया, तो उसमें ये लिखा गया था कि ₹150 का डीडी लगेगी। और आप लोगों को मैं बता दूँ हमारी उस समय कंडीशन क्या थी, मैं इलाहाबाद में रहता था, पूरे महीने हमको केवल ₹200 हमको खर्च मिलते थे, जिसमें से ₹75 मैं किराया दे देता था, क्योंकि ₹150 कमरे का किराया था, 2 लोग रहते थे, 75-75 हिस्सा आता था, ₹125 हमारे पास शेष बचते थे। अब बताइए ₹150 की डीडी मैं कैसे बनवा सकता था, अगर पूरे महीने हम कुछ भी ना करें, खाली पेट रहें तब भी हम जो है 150 की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैं अपने उस पार्टनर को धन्यवाद करना चाहता हूँ ब्रिजेंद्र वर्मा जी को। उन्होंने हमसे कहा शीतला फॉर्म भरो, पैसा मैं दे दूँगा। हमने कहा वर्मा जी एक चीज़ है, फॉर्म तो मैं भर दूँगा, ₹150 आप मुझे दे देंगे। ये ₹150 हो सकता है मैं आपको 6 महीने में दूँ। मैंने ऐसा ही किया, दोस्तों मैंने फॉर्म भरा, उसमें जो है रिटेन हुआ, क्वालीफाई हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसमें क्वालीफाई हुआ। लेकिन इंटरव्यू के पहले एक बात ज़रूर आई हमारे सामने, उसमें हुआ कि इसमें घूस लगेगा ₹10,000 अगर आप घूस नहीं देंगे तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब मैं 10,000 की तलाश करने लगा, पहले तो मैं सोचता था 1000-2000 लगेगा 1989 में। तो उसके बाद जो है मैं घर पे गया, अपने पिताजी से मैंने चर्चा किया, हमने कहा बाबूजी हमारा रोडवेज में हो गया है लेकिन ₹10,000 घूस लगेगा।
परिवार वाले खुश तो बहुत हुए, लेकिन 10,000 की व्यवस्था करने में नाकों चने चबाने पड़े। हमारे पिताजी किसी तरीके से 5,000 की व्यवस्था किए, 5,000 शेष रह गया। मैंने एक चिट्ठी लिखा अपने भैया को, तब फ़ोन होता नहीं था, उनको चिट्ठी मिली, वो भी किसी तरीके से अपने मित्रों से 3,000 की व्यवस्था कर चुके। लेकिन 2,000 रुपए तब भी कम पड़ रहे थे। हमारी भाभी ने कहा, "कोई बात नहीं है, आप घर पे जाइए, मेरा पूरा गहना अम्मा के पास रखा है, मेरे आभूषण को आप बेच दीजिएगा। नौकरी की बात है और 10,000 रुपए से नौकरी जो है रुकनी नहीं चाहिए।" और एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, 1989 में 10,000 रुपए हम पूरे परिवार को ये लगता था कि उस समय लगता है 5 लाख 7 लाख रुपए है। बड़ी कठिन स्थिति थी, लेकिन हमारे पिताजी की एक मित्र थे, केसरवानी, वो हमारा गल्ला खरीद के हमारे घर से ले जाते थे। वो हमारे पिताजी को मानते बहुत थे। उन्होंने केवल एक ही चीज़ कहा, कहे यादव जी, आप गहना न बेचिए, आप मुझसे पैसा एडवांस ले लीजिए, अगले बार जब गल्ला देंगे तो मैं उसमें काट लूँगा। फिलहाल वो पैसा 10,000 की व्यवस्था हुई, हालाँकि घूस लगा नहीं, वो अलग बात है क्योंकि अधिकारी बहुत ईमानदार था। दोस्तों, जब मेरी नौकरी लगी, बड़ी खुशियाँ मनाई गई, मैं भी बहुत खुश था, मेरा परिवार भी बहुत खुश था, मेरे पिताजी ये खुश थे, माताजी खुश थे कि मेरे घर के 2 लड़के नौकरी में आ गए हैं। और मैंने नौकरी को जॉइन किया, लेकिन जब जॉइनिंग किया तो वो उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। शादी मेरी नौकरी के पहले मान ली गई थी, सिर्फ़ इस बात पे शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं शादी तब करूँगा जब अपने मैं हाथ-पैर पे हो जाऊँगा। दोस्तों, मैंने वो किया, उसके बाद जब नौकरी लग गई, तो हमारे रिश्ते और आना शुरू हो गए। हमारे पिताजी को बरगलाना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि अरे! आप वहाँ जो है ऐसे शादी मान लिए हैं, वहाँ तो आपको दहेज की भी आपने डिमांड नहीं किया है और तब शादी मानी गई जब ये लड़का पढ़ रहा था, अब नौकरी पा गया, मैं गाड़ी दिलवाऊँगा, इतना दहेज दिलवाऊँगा। पिताजी के हमारे थोड़ा से मन बदला, लेकिन हमारे बड़े भैया चूँकि बहुत ही वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, उन्होंने भैया से हमारे पिताजी ने चर्चा किया, तो हमारे भैया स्पष्ट रूप से मना कर दिए। कहें ऐसा है पिताजी, हो सकता है लड़की के भाग्य से नौकरी मिली हुई है। आज मान लीजिए इस जगह आपकी लड़की होती, अगर कोई जो है रिश्ता मान करके 2 साल बाद कैंसल किया जाता तो आपको कैसे लगता? पिताजी ने कहा इसीलिए तो मैं आपसे तुमसे चर्चा कर रहा हूँ। फिलहाल शादी वही हुई, शादी हुई, हम भी सोचे कि चलिए जो है अब नौकरी मिलने के बाद मेरी शादी हुई है, मैं अपने परिवार को कायदे से मैं रखूँगा और उसके बाद उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। नौकरी शुरू हुई, लेकिन जब नौकरी शुरू किए तो मुझे एक चीज़ सर बहुत खटकता था। वो ये खटकता था कि पैसे के अभाव में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, 1989 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, उस समय बीएड का फ़ॉर्म भरा जाता था। जो लोग 1989 में बीएड कर लिए थे, 1989-90 में, आज सभी के सभी अध्यापक हैं। मेरे पास मैं क्यों नहीं फ़ॉर्म भर पाया? क्योंकि 500 रुपए लगते थे बीएड करने के लिए, मेरे पास 500 रुपए नहीं थे, इसलिए मैंने बीएड नहीं किया। अगर बीएड किया होता तो मैं अध्यापक होता, लेकिन अगर आज अध्यापक होता तो आज ये लाइफ़ नहीं होती और आप जैसे लोगों से मुझे मुझे मिलने का मौका ना मिलता। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। दोस्तों नौकरी शुरू हुई, फिर उसके बाद जो है शादी हुई, फिर जो है बच्चे हुए और उसके बाद जो है बच्चों को लेकर के मैं प्रतापगढ़ शिफ्ट हो गया। जब मैं शिफ्ट बच्चों को लेकर के नहीं हुआ था, उस समय मैं अकेले रहता था रूम में, हमारे सारे कमरे अस्त-व्यस्त थे। क्यों व्यस्त रहते थे? क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारियाँ थी, अपने परिवार की और पैसे के अभाव में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं किया था, इसलिए मैं अपने 2 भाइयों को अपने पैसे से मैं इलाहाबाद रख कर के पढ़ाता था। ये सोच करके कि तुम लोग खूब पढ़ो, पैसे का अभाव तुम लोगों को नहीं खटकेगा, तो ज़िम्मेदारियाँ थी और उन ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ मैं उस समय नहीं कर पाया। दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ और तो आप जाने दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बचपन से ही बहुत ड्रीमर था। जब मैं पढ़ता था, ये अभाव की ज़िंदगी रहती थी, जब मैं लोगों को गाड़ियों से देखता था, यहाँ तक कि उस समय मोटरसाइकिल ही बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। मेरे भी दिमाग में यही आता था कि काश मेरे पास भी अगर मोटरसाइकिल हो, मैं भी अगर मोटरसाइकिल से घर पे जाऊँ, तो लोग ये कहें कि फलाँ का लड़का है, इसके पास मोटरसाइकिल है। लेकिन मोटरसाइकिल तो मैं नौकरी पीरियड में भी नहीं ले पाया, लेकिन वो सपने हमारे हमेशा जो है ज़िंदा रहे। दोस्तों, चूँकि नौकरी हमारी बड़ी रफ-टफ थी। नौकरी हमारी ये थी कि मैं रोडवेज में कंडक्टर था, सुबह 5 बजे मैं कानपुर बस लेकर के जाता था, रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लौट कर के आता था। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि रास्ते में बस खराब हो जाती थी, तो दूसरे और तीसरे दिन लौटता था। तो हो होता क्या था, ढाबे में खाता था, ढाबे का नाश्ता करता था, ढाबे का जो खाना होता था, वो जो है बहुत सड़ा-गला मिलता था।
मैं पेट का मरीज हो गया। उस पेट के मरीज की वजह से धीरे-धीरे मैं बवासीर का रोगी हो गया और हमारे जो है भोजन नहीं पचता था, ब्लीडिंग बहुत होने लगी। एक एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं रोडवेज बस अड्डे पे बेहोश होके गिर पड़ा। स्टाफ के लोग मुझे डॉक्टर के पास ये समझ कर के ले गए कि लगता है अटैक हो गया पड़ गया है, लेकिन डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो सब चीज़ें नॉर्मल निकली। जब सारी चीज़ें नॉर्मल निकली तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। दूसरे दिन मैं फिर अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सब कुछ जब चेकअप किया, हीमोग्लोबिन चेक कराए तो हीमोग्लोबिन 6.8 ग्राम निकला। जब 6.8 ग्राम निकला, मैं बहुत चिंतित हुआ और मैंने डॉक्टर से अपनी पोज़ीशन बताया कि ऐसा हुआ क्यों? मैंने उनसे बताया सर ब्लीडिंग बहुत होती है क्योंकि मुझे पाइल्स की परेशानी है। तो डॉक्टर ने क्या किया 3 महीने का बेड रेस्ट लिखे, उसके बाद दवाइयाँ कुछ दिए। उन्होंने कहा कि आप 3 महीने आराम करना, अब नौकरी मत जाना। दूसरी बात इन दवाइयों को इस्तेमाल करना, जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन से मुझे डर लगता लगता था। उसके बाद उसी समय हमारे रोडवेज में एक बड़े बाबू थे, डीके श्रीवास्तव जी, हमारे उनके घरेलू संबंध थे। हमारे भैया से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने भाई साहब को हमारे फ़ोन किया। उन्होंने हमारी कंडीशन के बारे में बताया, तो भैया को हमारे इस वेस्टीज का एक प्रोडक्ट स्पाइरुलिना जो मल्टीविटामिन के रूप में है, उनको मिला। वो बरेली से छुट्टी लेकर के मुझको स्पाइरुलिना देने आए। उन्होंने एक चीज़ कहा, शीतला इसको लगातार तुम 3 महीने इस्तेमाल करना और ये आयुर्वेदिक चीज़ है, ये अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा। हमने कहा ठीक है, 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, मैं सालों-साल इसको सेवन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने सेवन करना शुरू किया, 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट आना शुरू हो गया और धीरे-धीरे हमारा पेट सही होने लगा। जब पेट सही होने लगा तो बच्चे सूखने लगे और उसके बाद हीमोग्लोबिन हमारा 1 महीने बाद 11 ग्राम के ऊपर हो गया। दोबारा मुझको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, फिर भैया ने हमारे बताया कि प्रोडक्ट इलाहाबाद मिलेगा। मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद लेने आया, वहाँ लेने आया तो उन्होंने कहा कि आप अपना आईडी नंबर दीजिए। हमने कहा आईडी नंबर क्या होता है? कहे बिना आईडी नंबर के नहीं मिलेगा। तो उस समय भी मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैंने भैया का नंबर दिया, मैंने भैया से बात किया, भैया ये आईडी नंबर क्या होता है? क्या ये नेटवर्किंग है क्या? जुड़ने वाला काम है क्या? तो उन्होंने कहा यार तुमसे इससे नहीं मतलब है, जुड़ने से तुमको फ़ायदा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन में तो कुछ लग नहीं रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट ले जाओ। उस समय मैंने स्पाइरुलिना के साथ-साथ नोनी फ्लेक्स और नीम, चूँकि एलोवेरा वगैरह नहीं था, तो ये 4 प्रोडक्ट मैं लेकर के आया, कंटिन्यू 6 महीने इस्तेमाल किया। उसी बीच मेरे बारे में जानकारी हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन हमारे गुरु आनंद सर जी को जानकारी हुई। आनंद सर जी हमको जो है कानपुर से मेरे पास मिलने के लिए आए। उसके बाद चूँकि मेरे पास मोबाइल था नहीं, मैं भैया से जब बात करता था, तो भैया ने एक नंबर हमको आनंद सर जी का दिया, कहीं इनसे तुम बात कर लेना। उसके बाद कानपुर से इलाहाबाद आए मुझसे मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि आप ये बताइए आप क्या करते हो? हमने कहा सर रोडवेज में नौकरी करता हूँ। कहें कितनी सैलरी है? हम कहे ₹5700 मिलता है कट-पिट करके। कहें उसके अलावा क्या करते हो? हमने कहा एक फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता हूँ। कहें वहाँ कितना मिलता है? हम कहे वहाँ भी 3-4 हज़ार रुपए मिल जाता है। तो कहें कि मतलब मिला करके 9-10 हज़ार रुपए आपको मिल जा रहा है? हम कहे हाँ। कहें अगर एक ही जगह आपको 10 हज़ार रुपए मिले तो? हमने कहा हम कितना काम करेंगे? इसी पैसे के चक्कर में मैंने अपने स्वास्थ्य को पूरा गड़बड़ कर लिया। उसके बाद वो बार-बार प्रेस करते रहे, मुझको थोड़ा से अंदरूनी क्रोध आया। हमने कहा सर आपको कितने दिन हुआ? कहे मुझको तो लगभग डेढ़ 2 साल हो गया। हमने कहा आप कितना कमा रहे हैं? कहे मैं आपको अपना स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट दिखाना शुरू किया। पहले महीने का ₹57 जो आया नहीं था क्योंकि ₹100 से कम आता है तो चेक आता नहीं है। दूसरे महीने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिखाया 4056 का, वो पिछला ₹57 जुड़ के आया था। तीसरे महीने का उन्होंने स्टेटमेंट दिखाया 26,000 का, मेरी ज़मीन खिसक गई। हमने कहा सर केवल 3 महीने में ₹57 से 26,000? उन्होंने कहा आपको मैं दिखा तो रहा हूँ, इसमें विश्वास है नहीं। हमने कहा आप बताइए सर मुझे क्या करना है? अब मैं बिल्कुल इस वेस्टेज को करूँगा। कहें कि आप कमाना कितना चाहते हो? हमने कहा सर 5 से 10 हज़ार रुपए अगर मुझे और मिलने लगे तो मैं समझूँगा मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं आया था दोस्तों 5 से 10 हज़ार, उनके गाइडलाइन पे मैं काम करना शुरू किया। पहले महीने ही मैंने 11% लेवल अचीव किया, 8 भी नहीं किया, सीधे 11% किया और इसलिए किया कि उन्होंने मुझसे बताया था कि अगर 1 महीने में आप 11% करोगे तो लगभग 1,500 रुपए के आपके बोनस बनेगी, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। तो दोस्तों पहले ही महीने मुझको 1,486 रुपए का बोनस मिला, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला। मैं और मोटिवेट आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो?
रही सर, वॉइस आ आ रही है रही सर, आ रही है, बहुत अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसी ने भेजा है कि नो वॉइस, इसलिए मैं नहीं आ रही है, क्लियर है। अच्छा। तो उसके बाद जो है मैंने कहा कि सर मुझे 5 से 10,000 चाहिए। मैंने पहले महीने 11% किया, 1486 रुपए का बोनस मिला, 2,000 रुपए का मुझको जो है प्रोडक्ट गिफ्ट में मिला। और कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। उसके बाद दूसरे महीने मैंने तैयारी किया 14% के लिए। 14% के लिए जब मैंने तैयारी किया तो 14% हुआ। 14% हुआ तो उस महीने का जो मेरा परफॉर्मेंस बोनस मिला वो लगभग 2,500 रुपए का मिला। अब उसके बाद जो है सर जी हमसे कहने लगे और सर जी को अंदाजा लग गया कि थोड़ा से अगर इस व्यक्ति को और पुश किया जाए, हो सकता है ये डायरेक्ट हो सकता है ब्रोन डायरेक्टर बन जाए। उन्होंने मुझे पुश करना शुरू कर दिया। तीसरे महीने वेस्टिज में मैं ब्रोन डायरेक्टर हुआ और तीसरे महीने की मेरी इनकम 6,700 हुई। मैंने तुलना किया नौकरी से, 16 साल नौकरी करते हुआ 5700 रुपए पाता हूँ, 3 महीने वेस्टिज में हुआ 6,700। वाह, ये तो कमाल की बात हो गई। अब मेरे सपने और बड़े होने लगे। हमने सर जी से कहा कि ये बताइए सर अब क्या किया जाए? कहें आप सिल्वर करिए। हम कहे सिल्वर करने से क्या होगा? कहें घूमना टहलना अच्छा लगता है। हमने कहा सर घूमना टहलना तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि बचपन में ही जब मैं कभी बस में बैठता था तो मैं ईश्वर से यही कहता था कि अगर इस बस पे 4-6 दिन लगातार घूमने का मौका मिले तो कितना अच्छा रहेगा। तो जो आदमी सोचता वही होता है। और ईश्वर ने मेरी बचपन की बात ऐसी सुनी कि मुझको उन्होंने रोडवेज में कंडक्टर बनाया और कहे बेटा घूमो, जिंदगी भर जितना घूमना है फ्री में घूमो। तो मैं रोडवेज में कंडक्टर बना। लेकिन यह है कि घूमते घूमते बस पे और चलते चलते मैं ऊब चुका था। उन्होंने कहा घूमना टहलना, कहा सर घूमना टहलना तो अच्छा लगता है, कितना घूमे? कहे अरे आपको हवाई यात्रा मिलेगी और विदेश घूमने का मौका मिलेगा। हमने कहा ये भी है? कहे हाँ बिल्कुल है। हमने कहा वो कैसे मिलेगा? कहे आपने जो अपनी टीम बनाया है, मैंने 6 लोगों का स्ट्रक्चर फर्स्ट मंथ से ही मैंने बना के तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा इसमें किसी एक को और आप ब्रोन डायरेक्टर बना लो। आप अपनी साइड अगर आप मेंटेन कर लोगे इसमें सिल्वर डायरेक्टर हो जाओगे। जब सिल्वर डायरेक्टर हो जाओगे तो आपको टेबल फंड मिलेगा। इस टेबल फंड के द्वारा आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। मैंने यही किया दोस्तों। 6वें महीने पार्ट टाइम काम करते हुए नौकरी के साथ, चूंकि अपना सपना मैं बना चुका था, और 6वें महीने मैं इस सिस्टम में सिल्वर डायरेक्टर हो गया और मैं सिल्वर डायरेक्टर हुआ, टेबल फंड मिलने लगा दोस्तों। चूंकि आईडी मेरे नाम से नहीं, आईडी मेरे वाइफ के नाम से थी, इसलिए कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। उसके अलावा फिर जो है मैं इस सिस्टम में और भी सपने बड़े हुए। सर जी कहे और आप थोड़ा से परिश्रम करो, आप चलोगे इसमें क्या कहते हैं आपको 4 व्हीलर मिलेगी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब मैं वेस्टेज में आया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। एक साइकिल थी, ऐसी साइकिल थी जिसमें मडगार्ड नहीं होते थे, जिसमें ब्रेक नहीं होती थी। उससे मैंने अपने सफर को शुरू किया। उसके बाद जब मैं लोगों को, और जब मैं स्टार बना, स्टार बनने के बाद मेरी इनकम जो यहाँ पे हो गई वो 30,000 रुपए महीने की हो गई। और उस समय मेरी सैलरी जो रोडवेज में थी वो लगभग 15,000 रुपए सैलरी हो गई थी। और एक चीज, और मैं चलता किससे था, लोगों को समझाने किससे जाता था? साइकिल से समझाने जाता था, या बस से जाके चलता था, या मैं रिक्शे से जाता था लोगों को समझाने के लिए। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे कि 15,000 सैलरी, 25,000 रुपए आपको जो है यहाँ वेस्टेज से मिल रहा है और आप टूटी हुई साइकिल से चलते हो। मैं अपने स्टेटमेंट दिखाते थे, फिर भी लोगों को नहीं विश्वास होता था। वो लोग कहते थे कहीं से स्टेटमेंट आप बनवा लिए होंगे। उसके बाद एक दिन मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने ये डिसीजन लिया कि अब के बार धनतेरस पे मैं मोटरसाइकिल लूंगा। मैं अपने भैया को फोन किया, हमारे भैया उस समय जो है ओमान में थे। ये देखिए, ये मेरी साइकिल है और ये साइकिल अभी भी है दोस्तों। और इसी साइकिल से मैंने अपने सफर को की शुरुआत किया था वेस्टेज में। लोग ये कहते हैं साधन आड़े आता है, साधन नहीं आड़े आता दोस्तों। आड़े आता है सिर्फ आपका विचार, सिर्फ आपका सोच और आपका कमिटमेंट। अगर आप कमिटेड होंगे, आपके विचार बड़े होंगे, आपकी सोच बड़ी होगी, तो कोई भी चीज जो है आपको सफल बनाने में आड़े नहीं आ सकती।
इसी तरीके से दोस्तों मैंने अपने सफर की शुरुआत किया। मैंने भैया को कहा कि इस बार धनतेरस में मैं गाड़ी लूंगा। भैया हमारे ओमान में थे, बहुत खुश है। अरे कहें वाह, बहुत अच्छी बात है, कौन सी कार लेने जा रहे हो? हम कहे कार नहीं, मोटरसाइकिल लेने जा रहा हूँ। कहे मोटरसाइकिल लोगे, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, मोटरसाइकिल की नहीं 4 व्हीलर की बात करो। अपने अपलाइन के साथ बैठो, उनसे पूछो कैसे आपको कार मिली, और मैं भी वही सब करना चाहता हूँ जो आपने किया है। तुम अपना जो है एक ड्रीम बनाओ। उसके बाद आनंद सर जी हर महीने आते थे, मैं उनके साथ बैठा, हमने कहा सर ये बताइए कार कैसे मिलेगी? कहें आप स्टार बनो, 3 टीम को क्वालिफाई कराओ, कार फंड मिलेगा, उससे आप कार लेना। और दोस्तों मैंने जो है पार्ट टाइम काम करते करते, और उसके बाद मैंने स्टार क्वालिफाई किया, और 2.5 साल बाद मैंने पहली कार लिया टाटा इंडिको। और एक टाटा इंडिको भी जो लिया था, यही मेरी मेरी पहली कार है, और एक कहिए मेरी सपनों की कार है। इसको आप मर्सिडीज कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल न रही हो, वो पहली कार, और एक कार लिया था मैंने सर जी को देख करके, आनंद सर जी को, क्योंकि उन्होंने इंडिको लिया था, उन्हीं को देख करके मैंने इंडिको सीएस कार लिया, नई लॉन्च हुई थी। ये कार 5,20,000 रुपए की थी। उसके बाद इस कार के बाद जब इस कार को लिए, उसी समय हमारे साथ एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। वो परेशानी क्या आ गई, एक मैंने बीच में ही 60 रास्ता अपना लिया। मैं और भी कम समय में मैं लाखों रुपए कमाने के चक्कर में मैंने 10 लाख रुपए अपने कमा दिए। और 10 लाख रुपए जिसमें से 6 लाख रुपए मेरे पास थे, 4 लाख रुपए मैंने मार्केट से ब्याज लिया, ब्याज पे पैसा लिया, वो भी 10% ब्याज पे। अब बताइए 4 लाख का 10% 40,000 रुपए महीने हुआ। रोडवेज की सैलरी, प्रेस्टीज का बोनस मिला करके मुझको 40,000 रुपए मिलता था। वो सारा का सारा पैसा मैं जो है ब्याज में दे देता था। मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाता था, और कमरे का किराया नहीं दे पाता था। बहुत मैं फ्रस्ट्रेट रहता था, कभी कभी ये लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। और ये पैसा लगाया कहाँ, घर वालों को भी नहीं बताता था। लेकिन न रात में सोता था, न खाना खाता था। मेरी वाइफ को पता चल गया कि इनके साथ कोई ना कोई घटना घट गई है, लेकिन मैं इनसे बताता नहीं था। फिर हमारे बड़े भाई साहब हमसे मिले, इन्होंने उनसे जानकारी दिया। वो जब मुझसे मिले तो मैंने उनको सारी कंडीशन बता दिया। ये नहीं बताया कि 10 लाख गया है, उनसे ब्याज का भी पूरा पैसा नहीं बताया। हमने कहा 1.5-2 लाख रुपए चले गए हैं। उन्होंने हमको जो है 1.5 लाख रुपए दिया। काफी मुझे नॉर्मल स्थिति हुई। अब जब मैं 40,000 में ब्याज देता था महीने में, 25,000 देना शुरू कर दिया, क्योंकि 1.5 लाख अदा हो गया। लेकिन यह है कि उस समय मेरे पास 2 ही रास्ते थे। नौकरी से इनकम बढ़ाई नहीं जा सकती थी। वेस्टेज में मुझे विश्वास हो चुका था कि कायदे से काम करके यहाँ मैं 50,000 महीने तक कमा सकता हूँ। और दोस्तों डायमंड किया। डायमंड करने के बाद जब 50,000 महीने की इनकम हो गई, फिर सपने और बड़े हुए। फिर मैंने सर जी से एक चीज कहा, हमने कहा सर अब मुझे 1 लाख चाहिए। उन्होंने एक ही चीज कहा कि अगर आपको 1 लाख चाहिए तो ऐसा करो, एक बार आप विदेश चलो। हमने कहा विदेश चलने से, ये सर जी जो है हमको सम्मानित भी कर रहे हैं। जब मैं एक क्राउन हुआ था, उसके बाद सर जी हमसे कहे कि आप विदेश चलो। और जब मैंने विदेश, हमने कहा क्या विदेश जाने से सर हमारी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए हो जाएगी? कहे हाँ हाँ आप चल के तो देखो। और मैं पहला ट्रिप थाईलैंड गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और वो पहला ट्रिप मेरा जो थाईलैंड का था, वो था 2013 का। और वहां जब मैं गया तो ये सर प्रवीण जी हैं, राम प्यारे विश्वकर्मा जी हैं, संदीप जी हैं, और हमारे ग्रेट अपलाइन आनंद सर जी हैं। और ये जो है क्या कहते हैं, एक और बंदे हमीरपुर के हैं, इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। ये सब लोग वहां पे जो है मिले। और सच बात मैं बताऊं, क्या जादू हुआ मैं नहीं समझ पाया। जब मैं फॉरेन ट्रिप करके लौटा, अपने इंडिया के अंदर आया, उस महीने में क्वालिफाई, देख रहे हैं हमारे कंपनी की एमडी साहब। अब बताइए, आज कंपनी की एमडी वगैरह से दूर दूर तक मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और जिसके ऊपर अगर एमडी का हाथ हो तो निश्चित तौर पे कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये हम लोगों का थाईलैंड ट्रिप में था, बाली सर जी के साथ हम लोग थे। फिर उसके बाद फिर जो है इंडोनेशिया का ट्रिप हुआ। ये देखिए गोयल जी हैं, और हम लोग बड़े भाग्यशाली थे कि एक ही रूम में हम दोनों लोग रुके हुए थे। कुछ उन्होंने मुझसे शेयर किया, अब कुछ मैंने उनको शेयर किया। गोयल जी हमसे एक ही बात कहते थे, शीतला जी आपके बारे में आनंद सर जी बहुत चर्चा करते हैं। हमने कहा सर आपके बारे में भी बहुत चर्चा करते हैं। बहुत बहुत आनंद आनंद लिया गया वहाँ इंडोनेशिया में। अजय सिंह चंदेल जी भी हैं। इस तरीके से आनंद सर जी के ग्रुप के बहुत सारे लीडर वहाँ इंडोनेशिया में थे। उसके बाद जब मैं लौट करके आया,
जब मैं पहला ट्रिप लौट करके आया इंडिया के अंदर, तो वहाँ जब लौटा तो मैं क्राउन डायरेक्टर हो गया था, और उस महीने का जो मेरा बोनस आया था वो 1,19,000 रुपए का था। और जब 1 लाख क्रॉस कर गया, 1,19,000 आया, तो फिर तो उसके पीछे फिर सर मुड़ करके नहीं देखा, मुड़ करके नहीं देखा। फिर उसके बाद जो है सर जी हमसे कहें आप नौकरी से रिजाइन कर दो। विश्वास नहीं होता था कि नौकरी से रिजाइन कर दें, कल को पता नहीं ये कंपनी बंद न हो जाए। लेकिन मुझे तो बहुत विश्वास हो चुका था, और नौकरी करने की इच्छा मुझे नहीं होती थी, ड्यूटी पे जाने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि इसका मुझे आनंद मिल चुका था। और सबसे ज्यादा आनंद तो ये मिलता था कि नौकरी में कभी उतना मान सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन वेस्टेज के अंदर जो है मान सम्मान भी बहुत मिलता था। उसके बाद जो है वो हमसे कहते रहे, मैं टरकाता रहा, घर में बात करता था तो वाइफ भी यही कहती थी कि अरे पता नहीं कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, बंदी बनाई नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी, लोग पैसे लेकर के इंतजार कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, आप नौकरी पाकर के आप नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद एक दिन मैंने अपने भैया को फोन किया, हमने कहा भैया सर जी कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो। उन्होंने कहा कि यार अगर तुम्हारी इच्छा है नौकरी छोड़ने को तो बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन एक काम करना। हमने कहा क्या? कहीं अपने वाइफ से भी राय ले लेना, क्योंकि कल उनको ये ना हो कि ये तो नौकरी कर रहे हैं और इनको नौकरी छोड़ने की सलाह दे दी। मैं आया घर पे, अपने चर्चा किया, तो वाइफ हमारी कहीं कहीं ऐसा भैया से जो है आप राय ले लीजिए। हम कहे अगर भैया कह देते हैं नौकरी छोड़ने के लिए तो कहें तब आप छोड़ सकते हैं। हमने कहा उनकी मैं राय ले लिया हूँ, और फरवरी 2013 में दोस्तों मैंने नौकरी से रिजाइन किया। ससम्मान मैंने जो है, मेरा जो है वहाँ विदाई हुई मेरे रोडवे डिपो में। मुझे भी, मेरे भी आँख में आँसू थे, उन लोगों के भी आँख में आँसू थे। और पहले जब लोगों से मैं कहता था कि कुछ दिन नौकरी करने के बाद मैं नौकरी छोड़ दूँगा, लोगों को विश्वास नहीं होता था। और दोस्तों आज के सिस्टम में इस कार फंड से पहली कार, इसी कार फंड से मैंने दूसरी कार लिया, विटारा ब्रेजा टॉप मॉडल मारुति की। और जो भी मैं कार लेता था वो सर जी को देख करके लेता था। सर जी पहली कार टाटा इंडिगो लिए थे, तो मैंने टाटा कार लिया। दूसरी कार उन्होंने मारुति की लिया अर्टिगा 11 लाख की, तो मैंने भी उन्हीं को देख करके मारुति की विटारा ब्रेजा टॉप मॉडल लिया 11,71,000 रुपए की। वो भी तब लिए जब नोटबंदी थी। मैं 2016 नवंबर में मैं लिया था इस कार को। तीसरी कार का मेरा सपना मर्सिडीज का एकदम कंप्लीट था, और मैं 23 नवंबर 2019 में लेने की तैयारी थी। मेरा एक लड़का विदेश रहता है, वो आया, उसने मना किया, कहे पापा कुछ अलग करिए। हमने कहा क्या अलग करें? कहें आप जो है मर्सिडीज नहीं, आप रेंज रोवर लीजिए। मैंने भी उसी के उसमें, और दूसरी बात एक चीज और बता दूं, ये सपना मैं बना करके रखा हूं कि अब जो है अगली कार, मर्सिडीज का सपना तो था लेकिन अब मर्सिडीज नहीं, रेंज रोवर लेंगे। और बहुत ही जल्दी उसकी मैं डेट भी डिसाइड करने वाला हूँ। डेट डिसाइड करूंगा तो गोयल जी वगैरह को सब लोगों को सर पता चल जाएगा। और ये रेंज रोवर जो है वो करीब 70 लाख की कार है। दोस्तों आप सोच करके देखिए, ये जो है जो चीजें थी, ये क्या एक नौकरी में पूरी जो है जिंदगी नौकरी करते, रिटायर होते, रिटायर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या करते, सेकंड हैंड कोई कार ले लेते चलने के लिए। लेकिन आज इस सिस्टम की देन है कि एक कार से दूसरी कार, दूसरी से तीसरी लेने की तैयारी है। तीसरी चीज, एक चीज और बता दूं सर नौकरी के बारे में, आज हमारे बड़े भाई साहब इफ्को जैसी संस्था में, ये हमारी वाइफ भी हैं, और इफ्को जैसी संस्था में सीनियर मैनेजर हैं। 8-2.5 लाख से ज्यादा उनकी सैलरी है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, वो पहली कार लिए थे सन 2000 में मारुति 800। अभी उन्होंने 4 महीने पहले दूसरी कार लिया हुंडई की, वो लिया 10 लाख की। और मैं क्या कहते हैं, कितने दिन बाद मैंने वेस्टेज की शुरुआत किया, आज मैं तब से 2 कार ले चुका। उनकी 20 साल बाद दूसरी कार आई है, और तीसरी कार की मेरी तैयारी है। तीसरी चीज मैं बता दूं, आज मेरे पूरे परिवार में, मेरे पूरे रिश्तेदार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग पहले किया रहा हो। मैं अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में एक पहला व्यक्ति था जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर अपनाया। उसके बाद इस करियर को लेकर के मैंने चलना शुरू किया, और आज आप सोचिए हर साल, साल में 2 बार विदेश जाने का मौका मिलता है हमको कंपनी के ट्रेवल फंड के द्वारा। आज दोस्तों इस वेस्टेज के द्वारा मुझको 19 बार विदेश जाने का मौका मिला, जिसमें मैं 5 ट्रिप कर चुका हूँ। ये देखिए हमारे कंपनी के एमडी साहब मिस्टर गौतम बाली जी हैं, इनका इनका हाथ हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये फोटो है छतरपुर की। छतरपुर में एमडी साहब जब मुझसे मिले, एमडी साहब से जब मैं मिला,
इनका मैंने पैर छुआ, इन्होंने एक ही चीज कहा, अरे आप तो सरकारी बस में नौकरी करते थे, सोचिए कंपनी का एमडी 10 साल बाद मुलाकात हुई और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अरे आप तो जो है बस में सर्विस करते थे, कितनी बड़ी याददाश्त। मैं तो बहुत ताजुब किया, हमने कहा सर आपके पीछे इतने लोग हैं, हम लोग अपनी टीम के पूरे लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, आप कितने दिन बाद मुलाकात हुई है और आज आपने पहचान लिया। तो ये सर ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर इस सिस्टम में आप सफल होना चाहते हैं, इसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि आपको वेस्टेज के हमेशा यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा। जब भी आप वेस्टेज की किसी भी मीटिंग में जाइए, पर्सनल मीटिंग में जाइए, होम मीटिंग में जाइए, आप वेस्टेज के यूनिफॉर्म में जाइए। डे 1 से जाइए, आप 5% पे हैं, 8 पे हैं, 14 पे हैं, 17 पे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है प्रोफेशनल जब आप बन जाएंगे तो आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। दूसरी बात है, एक चीज और आपको करना पड़ेगा सफल होने के लिए, वेस्टेज के जो भी टूल्स आते हैं वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। टूल्स में आप जान रहे हैं, जो व्यक्ति जिसके पास कार नहीं है, हम लोग शुरू किए थे तो कार ही बहुत कम लोगों के पास थी, कार बुक नहीं थी। आज हमारे पास एक बेहतरीन टूल्स हो गया है। अगर आप अपनी जिंदगी में कार लेना चाहते हैं तो आप कार बुक लीजिए। अगर आप लग्जरी कार चाहते हैं तो आप लग्जरी कार बुक लीजिए। अगर आप लेडीज का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप लीडिंग लेडीज बुक का लीजिए। उसके बाद जितने भी मीटिंग सेमिनार होते हैं वो सारे मीटिंग और सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिए। दोस्तों कोई आए या नहीं आए मीटिंग में, लेकिन खुद भी उस मीटिंग में हमें जाकर के बैठना है। और एक चीज और बता दूं, हमारा ये वेस्टेज का जो सिस्टम है, ये प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम नहीं है, इवेंट बेचने का सिस्टम है। इवेंट बेचिए, मीटिंग सेमिनार को प्रमोट करिए। जितने ही ज्यादा मीटिंग और सेमिनार को प्रमोट कर देंगे, बेच देंगे, सेल कर देंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम में ग्रोथ होती चली जाएगी। उसके बाद जो है, अब इस समय आप देख रहे हैं कितना अच्छा कंपनी ने कर दिया। लॉकडाउन का हम लोगों पे असर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं असर हुआ? इसलिए कंपनी ने जो है जैसे ही लॉकडाउन हुआ एक डिसीजन लिया, जूम मीटिंग कराना शुरू कर दिया। और इस जूम मीटिंग का प्रभाव क्या पड़ा? दोस्तों हम लोगों की बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। आज बड़े बड़े जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा करके अपने बिजनेस में बैठे हुए हैं, आज उनके जो है शटर बंद है। हम लोगों का शटर तो है पहले भी खुला था, लॉकडाउन के पहले भी, अभी भी खुला है। और बिजनेस में थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। तो जूम मीटिंग का भी सब लोग फायदा लीजिए। उसके अलावा राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए। राइट डुप्लीकेशन का मतलब है आप जो करते हैं वही आपकी टीम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है जो आप कहेंगे वो आपकी टीम नहीं करेगी, आप जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी। आप यूनिफॉर्म में रहना शुरू कर देंगे, आपकी टीम यूनिफॉर्म में हो जाएगी। आप टूल्स लेकर के चलना शुरू कर देंगे, आपकी टीम लेकर के चलना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट आपको प्रेजेंटर बनना है। इंडिपेंडेंट मतलब है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। जैसे दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आज प्रवीण जी हैं, आनंद सर जी कानपुर से वहां जाते थे गाजियाबाद। अगर इनके नजदीक रहे होते तो शायद ये इतना अच्छा सीख न पाते, आज इस मुकाम पे न होते। अगर आनंद सर जी हमारे नजदीक होते तो शायद मैं भी खुद न सीख पाता और आज इस मुकाम पे न होता। तो अपलाइन दूर था, इसीलिए हम लोगों ने सीखा, समझा, अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए और जिम्मेदारी लिए, इसी वजह से जो है यहाँ की कामयाबी तक हम पहुंचे हैं। इसीलिए कहा जाता है आप खुद प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, गोल जरूर बनाइए। गोल बनता कैसे है? आप अपने ड्रीम लिखिए, जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं उसके आगे आप अपने सपनों को लिखिए, और सैकड़ों सपनों को आप लिख दीजिए। सपना लिखिए, सपने के आगे आप डेट डाल दीजिए। मैं डेट किस लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने नहीं सोचा था कि कार मैं ले पाऊंगा, लेकिन है कि कार के बारे में जब मुझे लेना था, जब मैं क्या कहते हैं स्टार क्वालिफाई किया, मैंने लिख दिया कि फला तारीख को मैं कार लूंगा। और वो कार जब तारीख लिखे थे उसके 1 महीने बाद कार आ गई। उसके बाद मैंने लिखा था कि इस महीने मैं क्राउन बनूंगा। क्राउन जो है जब मैं लिखा था उसके 1 महीने पहले हो गया। और उसके बाद जो है, इसीलिए मैं आपको भी कहूंगा कि ड्रीम लिखिए, ड्रीम के आगे डेट लिख दीजिए, वो आपका गोल हो जाएगा। उसके बाद 3 से 5 मीटिंग, कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट लीजिए इस सिस्टम के लिए, क्योंकि सफलता जो है आसानी से नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन मिलती जरूर है। यहाँ पे सफल होने के लिए आपको जो है 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। क्योंकि शॉर्टकट रास्ता अपना करके मैं भी अपने 10 लाख रुपए गंवा चुके थे।
तो 3 से 5 साल का कमिटमेंट लीजिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मेरे रिश्तेदार, नातेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे परिवार के लोग कुछ भी कहें, हम इसको क्विट नहीं करेंगे। आप 5 साल बने रहिए। उसके अलावा बहुत सारी किताबें आती हैं, आप उन किताबों का ज़रूर अध्ययन करिए। अभी बहुत सारी किताबें हम लोगों को एमएलएम कोर्स चला रहे हैं आनंद सर जी। उस कोर्स में हालाँकि कुछ किताबें मैं बहुत पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन कुछ किताबें उन्होंने हम लोगों को शेयर किया। उसमें जैसे एक किताब लोक व्यवहार है, जो डेल कार्नेगी के है, और चेतन मन की शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जीत आपकी शिव खेड़ा ने लिखा है। टाइम मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। इन सारी किताबों को आप समझ लीजिए, इस लॉकडाउन में मैं 4-4 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, 5वीं किताब की मैं शुरुआत कर चुका हूँ। तो कहा जाता है, और इस सिस्टम में सफल होने के लिए आपको किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। कहा भी जाता है, जिसका कोई गुरु नहीं, उसकी सफलता शुरू नहीं। उसके अलावा आपको इस सिस्टम में अगर आपको सफल होना है, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आप अपने अपलाइन पे विश्वास करिए, आप कंपनी के ऊपर विश्वास करिए, और उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास करिए। हमेशा नए-नए लोगों की लिस्ट आप बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए। निश्चित तौर पे आपको सर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लास्ट में मैं एक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, कारवां बदल मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। और एक चीज मैं और आपको कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और कामयाबी का मजा भी मिलेगा। और आज मैं आपको बता दूं, इस बेस्टिज सिस्टम के अंदर आज मैं अधिकतम आमदनी की अगर बात करूं, हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में भी हो, मैं आप लोगों को बता दूं, 2,98,787 रुपए अधिकतम मैं इनकम इस सिस्टम में ले चुका हूं। आगे की तैयारी 5 लाख महीने कमाने की है, और उसके बाद जो है फिर 10 लाख 20 लाख इस तरीके से करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं। निश्चित तौर पे जहां 5 से 10,000 रुपए के लिए आया था, अगर आज इस इनकम पे पहुंच चुके हैं, तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी मिलेगा, क्योंकि लोग ले रहे हैं। तो ये सर मेरी जो है सफलता की छोटी सी कहानी थी, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि दुनिया में जो सबसे अमीर लोग होते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं। बाकी सभी सभी जो है काम की तलाश करने के लिए हैं। तो अगर हमें अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना है। अगर क्या कहते हैं कामयाब हो, अगर क्या कहते हैं अपनी जिंदगी को काटना है, तो आप ऐसी ट्रेनिंग लीजिए जहां आप काम की तलाश करिए। और आज आप देख रहे हैं, कोरोना ने एक चीज सिद्ध कर दिया, करोड़ों लोगों की नौकरी जाने वाली है, चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। जब अमेरिका जैसे देश परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ क्या स्थिति होगी, आज कम से कम 60 से 70% लोगों की नौकरियां खतरे में है। दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका है कि आपको यहाँ पे दूसरे लोगों से सीखने और समझने का, और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। जब आप सफल होते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों की सफलता का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब एक व्यक्ति एक अकेले नहीं वो सफल होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों के सफल होने के वो रास्ते को दिखा देता है कि देखिए, मैं अगर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज जिंदगी में इस तरीके के बहुत सारे आनंद ले रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। हम लोग घरों में हैं, फिर भी बिजनेस हो रही है, इनकम हो रही है, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी जो है सारा का सारा काम बड़े आसानी तरीके से होता चला रहा है। ये सर मेरी जर्नी थी। और जो आप कहे थे कि कुछ शब्दों में हमको बताइएगा, हालांकि मैं समय ज्यादा ले चुका, और मैं अपनी बात को अपनी बारी में विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू विल और ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू शीतला प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस प्रेजेंटेशन को दिया। आपकी स्टोरी से बहुत हम इंस्पायर हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को, और बहुत बहुत अच्छी बातें आपने अपनी ट्रेनिंग में बताई। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सब लोगों के लिए समय दिया। और आप लोगों को सबको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो आगे के पार्ट के लिए हमारी लीडर है सिमरन जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो थोड़ा शॉर्ट में कुछ खास क्वेश्चंस जो लोगों के हैं, नए आदमी से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछें, और ताकि उनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो सके। राइट सिमरन?
ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जिसको भी कोई क्वेश्चन है या फिर Q&A सेशन है, आप यस टाइप कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले ओके, विवेक सर का आ रहा है, रेज हैंड है। विवेक सर। हाय सिमरन, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपको सर बहुत अच्छा सुना हमने। आप लोग और अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, जो बोले वो अपनी खोल लीजिए ताकि थोड़ा सा नेटवर्क सही हो जाए, आपकी आवाज सही आ जाए। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। आवाज आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्रवीण सर, आपने इतनी अच्छा आपने लीडर को हमारे बीच लेकर आए सर, बहुत अच्छा सुना उनका सर। और बाकी में एक एक वर्ड उनका हम एक वर्ड अंदर उतार लिया हमने, जो उन्होंने जीवन में परेशानी सही और कितने कष्ट सह के भी उन्होंने आज वो एक लेवल अचीव कर पाए हैं। तो सिमरन, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे बीच में ना हमारे एक बहुत खास फ्रेंड है जिन्होंने ज्वाइन किया है, दीवान सिंह जी। हेलो। जी जी जी। दीवान। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दीवान सिंह जी, तो सर प्रिंस सर, मैं कहना चाहूंगा दीवान सिंह जी अभी ज्वाइन किया है, ये शुरू से जॉब में रहे हैं, मेरे साथ रहे हैं। तो सर मैं सीता प्रसाद जी, मैं सर आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि दीवान सिंह जी को आप कुछ आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहें। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है और आपका बोलना इनके लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और सर, आप में से जिसका भी कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली वो पूछ सकता है, क्योंकि दीवान। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो शीतला प्रसाद जी से पूछिए, बहुत अच्छा लगेगा हमको। और ये सर्विस होल्डर बैकग्राउंड से हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 3 लाख का चेक निकालना वेस्टिज से एक नौकरी पेशा आदमी के लिए बहुत एक्सपीरियंस का काम होता है। मैं अंसारी सर को बुलाना चाहूंगी एक बार। अंसारी सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, शॉर्ट में जल्दी। डायरेक्ट क्वेश्चन। अंसारी सर। हाँ सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। तो साइकिल भी हम लोगों ने देखा। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, बाइक है, कार है, फिर भी हम लोग घरों में बैठे हुए हैं और हमेशा अपलाइन को ढूंढते हैं। अपलाइन आए, प्लान दिखाए, समझाए। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग बहाना खोजते हैं कि अपलाइन आ जाए और उनके लिए अंसारी जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई? सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, उनसे सिर्फ ये एक पैगाम चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं ना अपलाइन आए तो प्लान दिखाए, अपलाइन आए तो मिले लोगों से, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, काम न करने वाले के लिए भी बहुत सारे बहाने हैं और जो है अपने सपने पूरे करने के लिए भी बहुत सारे बहाने हैं। आप या तो जिंदगी में बहाना बना लीजिए या कामयाब हो जाइए, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी। अगर आप बहाने बनाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, और हाँ कामयाब जी। होना चाहते हैं तो बहाने को छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी लाइन थी। अवंतिका मैम है हमारे बीच में। जी। अवंतिका मैम को मैं अनम्यूट कर देती हूँ एक बार। ये होस्ट किसी और को बना दिया है क्या? ओके, एक सेकेंड। अवंतिका मैम, आप अनम्यूट हो सकते हैं। एक सेकेंड। अवंतिका मैम, एक मिनट। या सुन सकते हैं अवंतिका मैम? यस यस मैम। क्वेश्चन कीजिए प्लीज जल्दी से। मेरा सर से क्वेश्चन है, शीतला सर से, कि सर प्लीज आप हमें बताइए थोड़ा सा कि हम लेडीज लोगों को कैसे गाइड करें, क्योंकि वो लोग तो बहुत जल्दी से बहाने बनाते हैं। तो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि हम कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पारिवारिक, और उनको जो है अपने हाथ बांधने पड़ते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खुद जो है एक टारगेट बनाएं कि कैसे हम अपने घर के लोगों को, मैं उनको कुछ गिफ्ट कर सकूं। आज देखिए इस वेस्टिज परिवार में, आप तो खुद भी लेडीज हैं, जानती होंगी, लता गोयल जी हैं, एक बहुत बड़ी खुद उदाहरण है। उनको आप दिखाइए, उनको बताइए कि ये भी कभी जो है हाउसवाइफ हुआ करती थी। और गोयल जी के खुद भी लेडीज का बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे पास तो खैर बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है लेडीज का, लेकिन ये है कि अगर कोई महिला है, वो उनके घर में, एक चूंकि फैमिली बिजनेस है, घर में जाकर के सभी लोगों को सम्मिलित करें और उनके घर पे प्लान दिखाएं, होम मीटिंग करें और उनको एक गाइड करें कि आने वाले समय में महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं,
नाम रोशन कर रही हैं, तो वेस्टिज के प्लेटफॉर्म में तो आज सैकड़ों महिलाएं जो है कामयाब हो चुकी हैं। तो आप लोग भी आइए और लोगों को रास्ता दिखाइए, क्योंकि अगर बढ़ेगी लेडीज तो बढ़ेगी इंडिया, ये कहा भी जा रहा है और हो भी रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ప్రస్తుతం వీరంతా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. राशिदा जी कुछ पूछना चाहती हैं? सिमरन, राशिदा जी। వ్యాధిపాతి కారణంగా 45 మందికి వైరస్ వస్తే ఇందులో 25 మంది. हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। सिमरन सुन रहे हो? सिमरन, गौरव लग रहा है सिमरन का इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है। राशिदा मैम आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं सर से जो सवाल है आपका। यस मैम, राशिदा मैम आपकी वॉइस, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। वॉइस आ रही है आपको? आगे आगे हाँ, आगे। आ रही है। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग Sir, I am also working. I was worked in export company जी। in shipping and merchandising department. But sir, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है. क्या? वो ये कि last year I got married and having some holidays from my office. But sir, उन लोगों ने एक्चुअली मुझे कुछ धोखा दिया, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कल शायद विवेक सर मेरे बारे में ही बात कर रहे थे आपसे, तो मैं बहुत डिप्रेशन में से ही हो गई सर, क्योंकि जो मैं जॉब करती हूँ अभी तो मैंने छोड़ रखी है, वहाँ मेरी बहुत जिम्मेदारी की जॉब थी और सब एवरीथिंग मेरे पे ही डिपेंड था। पूरा ऑफिस उनका, ब्रांच ऑफिस दिल्ली का मैं संभालती थी। देयर इज ए कश्मीर बेस्ड कंपनी और उनका यूएस एंड यूरोप एक्सपोर्ट है पेपर माची की आइटम्स का। तो सर मैंने 10 इयर्स उनकी यहाँ जॉब की है। मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ, मुरादाबाद से, लेकिन मैं 10-12 साल से यहीं पर ही हूँ क्योंकि स्टडी भी यहीं पर ही की थी अपनी। तो सर उन लोगों ने एंड मोमेंट पर मुझे काफी, मतलब मैं बता नहीं सकती जितना उन्होंने मुझे धोखा दिया। अभी मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया है, लेकिन मैं ना सर आप लोगों के साथ वेस्टिज में रूपाली मैडम ने मुझे लाई है और उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से मुतासिर किया है। जैसे कल सविता मैडम ने किया था, इसी तरह रूपाली मैडम ने मुझे किया है। तो सर मैं आई वांट डू समथिंग फॉर मेकिंग माय ब्राइट करियर जी, और मैं चाहती हूँ आगे बढ़ना, और आपकी वजह से मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ और मैं बढ़ती भी हूँ आगे। काफी समझ लीजिए जिस कंपनी में मैं थी सर, उस कंपनी में सर को लोग कम जानते थे, जो बायर्स फॉरेनर्स आते थे वो मुझे ज्यादा जानते थे। बाइंग हाउसेस के जो लोग थे वो सब मेरे साथ ही मीटिंग करते थे। बायर्स को अटेंड एक्सपो मार्ट में मैं करती थी और सब कुछ उनका जितना भी वर्क था उन्होंने ड्राइवर दे रखा था, 1-2 मुझे स्टाफ दे रखा था, असिस्टेंट दे रखी थी। लेकिन सर उनमें जब घर पर गई, अपने शादी वादी हुई, उसके बाद उन्होंने, मैं घर से उनका मैंने 1.5 मंथ काम किया वहीं से, सारा सब उनकी शिपमेंट वगैरह क्लियर कराई, सब कराया। लेकिन सर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं राशिदा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप 2 महीने 3 महीने आप घर पे रहिए, ससुराल का मैटर है, आप आराम से काम करिए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको यहीं आना है। सर उनके बिहाफ पे आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुरादाबाद विद माय हब्बी, और मेरी ससुराल वालों ने भी मुझे इजाजत दे दी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी फैमिली से हूँ, कोई सी रोक टोक नहीं है। लेकिन आप पूछना, क्या पूछना? उन्होंने यहाँ आने के बाद मुझे ना सर कुछ मतलब धोखा दे दिया सर। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं एक टाइम उनको दिखाना चाहती हूँ कि हाँ देखो ये मैं तो आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन पूछिए आप डायरेक्ट। सर मुझे क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं कुछ बनना चाहती हूँ कि हाँ मैं सिर्फ सर्विस पे डिपेंड नहीं थी, जितना मैंने उनका बिजनेस एक्सटेंड किया और जितना उनको दिया, मैं कुछ करना चाहती हूँ, उनको एक टाइम दिखाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो चलिए ठीक है मैडम, मैं आपको यही मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि सफलता जो है हमेशा दर्द के कोख से पैदा होती है। बेशक। और आपके पास दर्द है, और मैं आपको 100% मैं बता दे रहा हूँ, इस दर्द को आप अपना एक जो है वो बना लीजिए, कहा जाता है अपनी इस कमजोरी को अपना एक मजबूत आधार बना लीजिए, और आप निश्चित तौर पे उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा। लेकिन सिर्फ एक बात यही है कि आपको 1 से 2 साल का कमिटमेंट लेना पड़ेगा,
और आप अपने नहीं। अपलाइन के साथ बैठिए, जो आपका अपलाइन, जो आपका मेंटर कहता जाए वो आप करती जाइए, अपना दिमाग न लगाइए, निश्चित तौर पे 1 साल बाद उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा। सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। सर मुझे मेरे इन-लॉज ने परमिशन दे दी थी कि यू कैन डू, अगर आप चाहते हो अपना करियर कंटिन्यू रखना तो हमारी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है हमें। अब सर मैंने अपने इन-लॉज को ये नहीं बताया कि मेरी ये जॉब चली गई। मैंने उनको कहा कि भाई उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने यहाँ से ऑफिस शिफ्ट कर दिया और वो कश्मीर से ही कर रहे हैं। अब सर मैं अपने घर ऐसे नहीं जा पाऊंगी, जाती हूँ लेकिन मैंने उनको अपना ये दर्द नहीं बताया, ना अपनी मदर्स के यहाँ ना अपने वहाँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ सर। मैं आज आपकी स्पीच से और कल सविता मैडम की स्पीच से बहुत इंस्पायर हुई और स्पेशली आई एम थैंकफुल टू रूपाली सक्सेना मैम। वो मेरी सिस्टर है, भाभी है, सब कुछ है। उन्होंने मुझे इतना, मतलब मैं मिली थी अब से 8 महीने पहले उनसे, तो उन्होंने इस तरह से मुझे कन्विंस किया था कि मैंने सोच लिया था कि ठीक है मुझे 8 घंटे वाली जॉब करनी है, लेकिन टेंशन लेके ये 10 to 6 वाली जॉब पे डिपेंड नहीं रहना है। आई वॉन्ट डू समथिंग। मैं पहले ही बोला है मैंने कि मुझे करना है, और मुझे एक अजीब सी, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन डू। रशीदा जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, इतना समय नहीं है, अभी दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप जो है ना, आप बाद में अपनी जितनी भी डिस्कशन है वो रूपाली जी से कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जो चाहते हैं वो इधर डेफिनेटली यहाँ होगा, आपके सपने पूरे होंगे। आप बहुत ड्रीमर हैं, मैंने आपकी बातों से समझ लिया है कि यू आर ए वेरी बिग ड्रीमर, और आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आपके अंदर पावर है, वो एक आप अपने आप को जो प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको जैसे गाइडेंस रूपाली जी देती है उस हिसाब से आप काम करते जाइए, आपकी सफलता निश्चित है, निश्चित। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you so much. Nice to meet you to all of you. Thank you so much, Rashida ma'am, and thank you so much. Thank you so much, शीतला सर। बहुत ही अच्छा लगा आपकी सिंपल सी स्टोरी सुन के कि हाँ एक कॉमन पर्सन भी कैसे वेस्टीज में सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बिकॉज एक नॉर्मल इंसान की स्टोरी सुनना, एक नॉर्मल लाइफ के साथ, बहुत ही कोई बड़े ड्रीम्स नहीं, नॉर्मल लाइफ, अपनी लाइफ संभालते संभालते एक अच्छी लाइफ बना लेना, कन्वर्ट करना, बहुत ही शानदार। एक क्वेश्चन सिमरन, एक क्वेश्चन आ रहा है, जरा मैं पूछ लेता हूँ। जी जी। एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर आपने 3 महीने में सिल्वर कैसे कर लिया, जबकि आप तो नए थे इस फील्ड में। जी सर। इसमें सर ऐसा है, कहा जाता है कि आपको अगर छत पे जाना है तो एक एक सीढ़ी पे आपको चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीढ़ी मैंने बनाया तो मैं 8% का था, लेकिन वो 11 हो गया। और 6 महीने में सर मैं सिल्वर किया था, 3 महीने में ब्रोंज डायरेक्टर। 6 महीने में, 3 महीने में मैंने ब्रोंज डायरेक्टर किया था। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा जब भी मुझे आगे बढ़ना होता था, मैंने आनंद सर जी से एक चीज कहा था शुरू में कि सर इसमें कितनी फ्रंट लाइन बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा 4-6 बना लो, मतलब ये नहीं कहे कि 6 बना लो, उन्होंने कहा 4-6 बना लो। हम कहे सर स्पष्ट बताइए 4 बनाए कि 6 बनाए। उन्होंने कहा 6 बनाओगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि जानते थे नया व्यक्ति है। तो लेकिन उन्होंने जब 6 की अनुमति दे दिया तो मैंने 6 पे काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि सर इस लेवल पे जाना है, कितना बिजनेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए कमिटेड होकर के कभी-कभी तो आप समझ लीजिए कि अपने लेवल को अचीव करने के लिए मैं एक महीने के मैं मेडिकल पे भी चला जाता था, ड्यूटी पे नहीं जाता था। अच्छा जी। एक बार मुझे ध्यान है आप अपने सूट में मीटिंग करने गए थे, तो आपके ऑफिसर ने देख लिया था। जी 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 जी। उसका थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है आप याद दिलवाए। हुआ क्या कि मैं मेडिकल लिया था और मैं ड्यूटी नहीं जा रहा था, और 3 महीने हो गया था मुझको ड्यूटी गए हुए। मैंने लिख करके दिया था कि मेरी वाइफ, मैं बीमार चल रहा हूँ। और उसके बाद मैं चौराहे पे अपनी गाड़ी लेकर के और टाई कोट में मैं खड़ा हुआ था। अधिकारी मेरा उधर से निकला, उसकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी। जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करने गया तो मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रहा था। कहे तुम बीमार कहाँ थे, तुम तो सूट बूट में लोगों के साथ खड़े हुए थे। तो हमने कहा सर ठीक है, हमारे मेडिकल मैंने दिया है, सही बीमार हूँ या गलत बीमार था, लेकिन मेडिकल है, मेडिकल मैं आपको सबमिट करके दे रहा हूँ। लेकिन वो मेरा मेडिकल ही नहीं पास कर रहा था, मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रहा था। तो ऐसे कई बार जो है फिर विवाद हुए। तो कारण यह है कि चूंकि मैं एकदम नौकरी से ऊब गया था, और इसीलिए उसके लिए मैं कुछ भी कर लेता था, झूठ का मेडिकल भी दे देता था,
और क्या कहते हैं वाइफ के नाम से मेडिकल दे देता था, लेकिन और वही सब करते कराते और आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उसने हमको बड़ी फटकार लगाई थी कि तुम बीमार नहीं हो, हमेशा बहाने करते हो। सही बात है, अगर एक बस कंडक्टर को कोई सूट बूट में देख ले तो उसके होश उड़ जाएंगे। एक बार और मैं बता दूं सर, इसके अलावा एक दिन जैसे आज मान लीजिए क्या कहते हैं, मान लीजिए मीटिंग है, मैं दूसरे दिन क्या किया, मुझे ड्यूटी पे जाना था, वही जो है टाई तो नहीं पहना था, लेकिन पूरे सूट बूट के साथ मैं ड्यूटी पे चला गया। और आगे जो है कानपुर के पहले मेरी गाड़ी अधिकारी चेक करने लगे, तो एक तो चेक कर रहा था और एक दूसरा वाला केवल मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था और कह रहा था कि ये बताओ यार, WT भी नहीं है तुम्हारी गाड़ी में और तुम्हारे जो पहनावा बड़ा जो है गजब का है, तो ये कैसे है? हमने कहा सर ये आप किसी के पर्सनल, आपको अगर समझना है तो आप समझ लीजिए, अकेले बैठ करके मैं बताऊंगा कि इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, नंबर 2 का कौन सा काम करता हूँ मैं आपको बता दूंगा। सूट पहन के टिकट काट रहे थे सर? हाँ, सूट पहन करके मैं टिकट काट रहा था। और टाई भी पहनी हुई थी? नहीं, टाई के छोड़ करके बाकी सारी चीज मैं पहना था, कोट पहना था, टाई निकाल दिए थे। तो अधिकारी सोच रहा था कि यार मेरे अंदर ये सूट बूट नहीं मैं पहना हूँ और ये सूट बूट पहन करके कंडक्टर की नौकरी कर रहा है। ये बहुत सही बात है, यादगार क्षण होते हैं और लाइफ को बदलने के लिए हम ही को मेहनत करनी पड़ती है। और ये विजनरी आदमी ही कर सकता है जिसका विजन हो कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। अगर देखिए, अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो आज भी बस में बैठ के टिकट काट रहे होते। आपने अपनी लाइफ को नहीं बदला, आपने अपने आने वाले बच्चों की लाइफ को भी बदला है। आज मेरे टीम में 8 लोग कार ले चुके हैं सर, और अभी कम से अभी जो है 7 लोग कार लेने की तैयारी में है, वो कार फंड अचीवर हो चुके हैं। वेरी गुड। आप देखिए एक आदमी का डिसीजन कितने लोगों की जिंदगी को बदलता है। आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी ही नहीं बदलेगी, बाकी लोगों की भी जिंदगी बदलेगी। अच्छा सर, एक चीज मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैंने देखा कि आपने अधिकतर चीजें बिना गुप्ता जी से पूछे कोई काम नहीं किया। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। आपने 100% गुप्ता जी को फॉलो किया, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने अपना दिमाग लगता लगाया ही नहीं बिल्कुल है? अपना दिमाग लगाए होते तो शायद आज यहाँ ना होते। और डांट भी बहुत खाई है, ऐसा भी नहीं है, डांट तो इतनी खाया हूँ कि अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता था तो 2 बार सुनना पड़ता था। और लेकिन जब मतलब 400 किलोमीटर का सफर करके सर कोई लौटे और दूसरे दिन आदमी को होशो हवास नहीं रहेगा, वो भी बस का सफर, हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों इन्वॉल्व रहते थे बस के अंदर। और उसके बाद दूसरे दिन मीटिंग होती थी, अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते थे तो सर जी मेरी बड़ी क्लास लगाते थे, और मैंने उसको भी सुना हूँ। एक बार तो मैं 5 मिनट लेट हुआ था, सर जी 5 मिनट पहले पहुंच गए थे, कहे बताओ आप लाइन आकर के खड़ा रहे और आपका इंतजार करे। हमने कहा सर कोई बात नहीं है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आपसे मैं 10 मिनट पहले पहुंचूंगा। और तब से मैंने एक डिसीजन लिया, सर जी चाहे जब पहुंचे, मुझसे इससे नहीं मतलब है, लेकिन मैं हर कार्यक्रम में आधे घंटे पहले मैं पहुंचा रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपने अपनी अपलाइन को फॉलो करे और उसकी वजह से ही आप इतनी जल्दी राइज कर पाए। और आपने विदेश यात्रा करी, आपने 2-2 गाड़ी ली, आपने बहुत लोगों को गाड़ियां दिलाई, आज आपकी टीम में इतनी सारी गाड़ी आई, सब आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपका विजन, सब चीजों पर डिपेंड करता है। आदमी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। तो जो आदमी जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी जल्दी ही अपनी टीम के अंदर लोगों को भी स्ट्रांग कर पाएगा। और एनी मोर क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो जो खाली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा। टाइम, क्योंकि बाली साहब की मीटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत बड़े लीडर को आज बाली साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम सब चाहेंगे कि आज वो किस लीडर को, एक राजा महाराजा की रैंक के आदमी को बाली साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से मीटिंग करके आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जुड़िएगा, राइट? तो हम चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग जोरदार तालियों से शीतला प्रसाद जी को वो धन्यवाद करें। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच सर, उन्होंने हमें इतना समय दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पुराने लीडरों को हमने बोलने का
आज हमने सभी नए आदमियों को बोलने का मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच शीतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत जल्दी ट्रिप में आपसे फिर मिलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। आपसे डुप्लीकेट करना